शायद यही है लाइव। माइक लगा ली मैं। होगा क्या? लाइव होगा क्या? हम एक बार चेक करो क्या समस्या है आज इसमें। आज फाइनली लाइव हो गए हम। हाँ जी दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आखिरकार वो समय आ गया जिस समय हम लाइव हो पाए। तो वेलकम एवरीवन। कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम पिछले 10 मिनट से परेशान हो रहे थे और इसी कारण से ये आज के इस सेशन में डिले हुआ। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। तो मेरी तरफ से पिकाचू माफी मांगेगा। मांग ले बेटा, तू मेरी क्लास में, तू मेरी तरफ से पिकाचू माफी मांगेगा। और वेलकम 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 टू दी क्लास। आ जाओ। क्या आप लोगों ने चारों पांचों चैप्टर जो अपने थे वो कर लिए हैं सॉल्व? चार चैप्टर कर लिए अपन ने। हाँ, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक इकोनॉमिक्स का, एक सिविक्स का। एक चैप्टर अपन ने चारों सॉल्व कर लिए। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब अपन आज डाउट सॉल्विंग खेलते हैं। तो पहले तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन जो आपको दिए थे वो होमवर्क क्वेश्चंस में एक बार सब बता भी दूंगा। अगर किसी को उसमें डाउट है तो वो बताना। चैप्टर्स जो पढ़े तो किसी को अगर चैप्टर्स में डाउट है तो वो बताना। ठीक है, ये सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं आज डिस्कस करते हैं। ठीक, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वेलकम एवरीवन। दिखाई सुनाई दे रहा हूं ना मैं? चलो बढ़िया। तो हाउ इज इट गोइंग? कैसा चल रहा है बताओ। आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो बड़ा सिंपल है आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव कि आज अपन क्या करेंगे ना, आपके डाउट्स लेंगे। तो आपके जो जो डाउट्स आए हैं वो सारे डाउट्स आज अपन क्या करेंगे, डिस्कस करते चलेंगे कि कितने चैप्टर पढ़ लिए तुमने? 4 चैप्टर पढ़ लिए। तो 4 चैप्टर में जो जो डाउट्स आए हो, तो ऐसे नहीं कि रैंडम उठा के दे रहे हो डाउट। एक एक से 15-15 मिनट में अपन चारों चैप्टर की बात करेंगे। देखो हर 5वीं क्लास आपकी डाउट सॉल्विंग क्लास होगी ना, तो 5 मतलब 4 क्लास हुई रहेगी, 5वीं क्लास डाउट सॉल्विंग रहेगी। तो 4 चैप्टर को 15-15 मिनट देंगे। ठीक है, अब आपकी क्लास 5:20 और 6:20 पे खत्म होगी। यहां से अपन शुरू करते तो पहला चैप्टर अपन डेवलपमेंट उठाते हैं। डेवलपमेंट चैप्टर के मैंने होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स भी लेके आया हूं। और डेवलपमेंट चैप्टर में अगर आपको किसी को डाउट है ना, तो आप डेवलपमेंट चैप्टर के पहले डाउट पूछो। 15-15 मिनट चारों चैप्टर के डाउट लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले डेवलपमेंट चैप्टर का ही पूछना बाबू। फाइन, मतलब 4 क्लास हुई रहेगी, 5वीं क्लास। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चैट में क्या आग बबूला कर रहे हो? ब्रह्मास्त्र पहुंच जाएगा, सबका ब्रह्मास्त्र पहुंच जाएगा, चिंता ना को। आज पेपर था एसएसटी का, अच्छा हुआ। प्री बोर्ड चल रहे होंगे ना? चलो, हिंदी का प्री बोर्ड था, क्या करूं? हिंदी पढ़ूं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी का प्री बोर्ड है तो हिंदी पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हिंदी पढ़ लो। रैंक 1 को क्या गिफ्ट मिलेगा? देखो भाई, रैंक 1 को मैं खुद अपने हाथों से आके मिठाई खिलाऊंगा। ये तो मैं पक्की बात कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो अपने हाथों से आके तुम्हें मिठाई तो पक्का मैं खिलाऊंगा। ठीक है, चलो। बेहतरीन। मैकबुक चाहिए? अरे जो सोशल साइंस की बुक, मैकबुक, मैथ्स की बुक, हिंदी की बुक, जो बुक चाहिए सब मिल जाएगा। पूरा चैप्टर पढ़ा दो सर।
हेयर कट करवाऊंगा यार, जरा टाइम तो मिले तब तो हेयर कट होगा ना। ओलिविया फेस रिवील कर देना रैंक 1 पे। अबे मैं क्या कैसी बात करते हैं यार तुम्हें, चली चली। वीडियो क्वालिटी अच्छी है, लाइटिंग का कुछ तो गड़बड़ हो गया मुझे ऐसा लग रहा है। बुलेट पे ना आइयो लाला, गाड़ी से मजाक नहीं करता हूं मैं। आ जाओ, डेवलपमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस बता दो फटाफट। इनकम एंड अदर गोल, इनकम एंड अदर गोल में यह बताया गया था भोला कुमार कि बेसिकली आप कंट्रीज को जब कंपेयर कर रहे हो इनकम के बेसिस पे, तो इनकम के अलावा भी दूसरे क्राइटेरिया होते हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए उसको इनकम एंड अदर गोल वाले डेवलपमेंटल उसमें डाला गया है, इनकम एंड अदर गोल वाले में, कि इनकम के अलावा भी दूसरे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो आपको ध्यान हो तो हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करके अपन ने देखा था कि देयर आर गोल्स अदर देन इनकम ऑल्सो, इनकम के अलावा भी दूसरे गोल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो वो इनकम एंड अदर गोल में आएंगे। क्लियर हुआ? चलो ये मैं जूम कर देता हूं तो you'll get the better understanding about this. पांच क्वेश्चन दिए थे, गिव एग्जांपल टू प्रूव दैट देयर आर अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल गोल। तो जैसे इसमें बताया गया था कैसे गोल्स अदर देन इनकम होते हैं इंडिविजुअल के, तो आप इनकम के अलावा भी आप दूसरे डेवलपमेंटल गोल देखते हैं, जैसे फेयर प्राइस मिल रहा है कि नहीं, जो लैंडलेस लेबर रहेगा उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स, और भी कुछ कुछ हो सकते हैं, जैसे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एक आदिवासी के लिए डेवलपमेंटल गोल ये होगा कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनका घर डूबे ना, डैम वैम बने। तो ऐसे इनकम के अलावा भी दूसरे डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स का कंसेप्ट ये था कि जैसे डेवलपमेंट चैप्टर है, तो मैं एक काम करता हूँ, डेवलपमेंट चैप्टर के 2 पेज के बाद में एक पेज ऐड कर लेता हूँ, तो इससे जुड़े हुए सारे और डाउट्स यहाँ आ जाएंगे आपके। अबे बीएमआई ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। बाकी सब्जेक्ट्स की मार्किंग पीडीएफ में रहने दो प्लीज, उसमें इंपॉर्टेंट मार्किंग्स है। मतलब समझा नहीं मैं ये क्या कह रहा हूं। बॉडी मास इंडेक्स में बेसिकली क्या होता है, एक इंसान की हाइट जो रहती ना, हाइट को आप मीटर स्क्वायर में लेते हो, और वेट को लेते, सॉरी, वेट को लेते हो इन केजी, और हाइट को लेते हो आप इन मीटर स्क्वायर। तो हाइट मान लो एक इंसान की 1 है, तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वेट अगर इंसान का 25 किलो है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 किलो का इंसान है और 1 मीटर स्क्वायर उसकी हाइट है, तो 25 जो है वो निकल के आ जाएगा आपका BMI। ये बॉडी मास इंडेक्स निकल के आ गया 25, ठीक है। तो 25 ये जो बॉडी मास इंडेक्स निकल के आया, इसका मतलब क्या है कि इस इंसान का बॉडी मास, मतलब बॉडी में जो मास है, मास है, ठीक है, मास विथ रिस्पेक्ट टू, इन प्रोपोर्शन टू, आप क्या कह सकते हो, उसकी जो हाइट है वो आपको पता चल गया 25। अब स्केल क्या है पता है इसका? इसका स्केल जो है, स्केल ऐसा होता है बेसिकली कि अगर मान लो किसी एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में आ रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति फिट कहलाता है। अगर किसी एक व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या है, लेस देन 18 है, लेस देन 18 है, तो लेस देन 18, 18 से कम होने पे वो व्यक्ति क्या कहलाता है, अंडर, ठीक है, वेट। और अगर मोर देन 25 आ रहा है, तो व्यक्ति ओवरवेट कहलाता है। समझ गए? बताओ, क्लियर हुआ? ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। समझ में आया?
बॉडी मास इंडेक्स। अब यूएनडीपी और एचडीआई जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, तो यूएनडीपी क्या है? सिंपल 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 याद रखना। देखो अब जब मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आपने टॉपिक पढ़ दिया, पीपीटी भी नहीं है, बुक भी नहीं है, और आपसे पूछा जाए कि यूएनडीपी क्या है, एचडीआई क्या है, तो ऐसे ध्यान रखना है। यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी, मेरे को पहले इसका है ना पेन का उल्टा करने दो। लार्ज टिप को करता हूं मैं रेड और स्मॉल टिप को करता हूं मैं येलो, अब मजा आएगा लिखने में। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है जो क्या करता है, जो ये देखता है कि प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, विच लुक्स इनटू दिस कि प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और प्रॉपर डेवलपमेंट में सिर्फ इनकम नहीं आती है, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस का एक डेवलपमेंट को मेजर करने का प्रोग्राम है, जिसके चलते वो कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे मेजर करते हैं। ठीक है, तो जिसके चलते वो कंट्री को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर, एचडीआई पर, कंट्रीज को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर मेजर किया जाता है। अब ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है बाबू, अच्छे से समझना। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात की जाए, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या देखता है? दिस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लुक्स इनटू द फॉलोइंग फैक्टर। किस चीज में देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखता है कि ये समझ में आ गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखता है कि इंसान के पास में इनकम है कि नहीं, पर कैपिटा इनकम। इनकम के साथ साथ में आप देखते हैं कि इंसान का हेल्थ स्टेटस क्या है, और इंसान के पास में एजुकेशन का लेवल क्या है। इंसान के पास में एजुकेशन का लेवल क्या है। तो इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, इन तीनों चीजों की मदद से, इन तीनों पैरामीटर्स की मदद से क्या किया जाता है? कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। इन तीनों पैरामीटर्स के हिसाब से कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है, और जो रिपोर्ट बनती है तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो रिपोर्ट बनती है उस रिपोर्ट को कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, समझ गए? क्लियर हुआ? अब इसमें क्या डाउट है बताओ। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का वो प्रोग्राम है जिसमें वो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एक इंडेक्स बनाते हैं, एक रैंकिंग बनाते हैं। उस रैंकिंग को कहा जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें वो इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, इनकम के लिए जैसे पर कैपिटा इनकम हो गया, हेल्थ के लिए इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, एजुकेशन के लिए नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, ऐसे पैरामीटर्स पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के लिए जब हर एक कंट्री का एक एक रिपोर्ट कार्ड बनता है कि वो कंट्री कैसे परफॉर्म कर ले, तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम का ड्रॉबैक बाबू ये है कि पर कैपिटा इनकम क्या ना, एवरेज इनकम होती है, एंड एवरेजेस डू नॉट शो द ग्राउंड रियलिटी। एवरेजेस जो रहते हैं, तो एवरेजेस हमेशा क्या करते हैं? एवरेजेस हाइड डिस्पैरिटीज। एवरेजेस जो है तो आपको एक्चुअल रियलिटी नहीं बताएंगे, वो डिस्पैरिटीज को हाइड करेंगे। ठीक है, समझ गए? सर वो बाल्टी वाला डायलॉग बोल दो फिर से। मजा आया देखा तुम्हें कल वो डायलॉग में, बाल्टी वाला। वाई पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। रौला है भाई डॉलर्स का। देखो डॉलर है ना, डॉलर इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी विच इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड डॉलर का डोमिनेंस है। वर्ल्ड वाइड डॉलर का डोमिनेंस कैसा है कि अगर आज आप अर्जेंटीना से कुछ सामान खरीदोगे ना, तो अर्जेंटीना आपसे इंडियन रुपीज नहीं लेगा। अर्जेंटीना बोल देगा ये इंडियन रुपये का क्या करेंगे भाई। अर्जेंटीना आपसे मना बोल देगा इंडियन रुपये का हम क्या करेंगे। लेकिन अर्जेंटीना डॉलर जरूर आपसे ले लेगा। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना भी आगे जो भी सामान खरीदेगा वो कंट्री डॉलर लेने और देने के लिए तैयार रहती है। तो डॉलर क्या है, एज अ वर्ल्ड वाइड एक कह सकते हैं ना स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरह अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है। वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर का डोमिनेंस है ये। अंश गुप्ता बेटा हिंदी में और कैसे समझाऊं बताओ।
नेट अटेंडेंस रेशियो ये होता है कि 14 से 15 साल के एज ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं कंट्री में, मान लो 14 से 15 साल के एज ग्रुप में अगर मान लो कि ये 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो नेट अटेंडेंस रेशियो ये देखता है कि आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिस एज ग्रुप हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन स्कूल, ठीक है, कितने बच्चे जो हैं स्कूल में हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाला अप्पू हाथी दिखा दो सर, अभी दिखाऊंगा अप्पू हाथी, पहले पढ़ लो। समझ में आया? इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता दीजिए। कीवर्ड्स में बेटा मैंने वही तो किया है, जैसे तुम अगर नोट्स देखोगे क्लास के, तो क्लास के जो नोट्स हैं उनमें कीवर्ड्स में आखिर में मैंने सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताए इस चैप्टर के। समझे? ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है? ग्रॉस नेशनल इनकम ये होता है कि जो कंट्री की इनकम है, ठीक है, मतलब नेट में क्या होता है ना, नेट में विदाउट टैक्सेस रहता है, और ग्रॉस में आप टैक्सेस को भी इंक्लूड कर लेते हो, तो कंट्री की जो इनकम है ऑल टुगेदर उसको ग्रॉस नेशनल इनकम की कैटेगरी में डाला जाएगा। गॉट इट? चलो पीडीएफ जस्ट आफ्टर द क्लास इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि क्या होता है ना, जैसे 9th और 10th की क्लास होती है तो एक साथ दोनों के अपडेट होते हैं पीडीएफ। हिस्ट्री में मैप आएगा, मैप में एक बार और सब मतलब एक साथ पूरा मैप करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है, मैप एक साथ पूरा करवाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। अप्पू हाथी क्या लगा के रखा है यार क्लास में? अप्पू हाथी इतना पसंद आ गया क्या तुम्हें? लाओ तुम्हें अप्पू हाथी मिला देता हूं, ठीक है। अप्पू अप्पू हाथी, अप्पू हाथी की परफॉर्मेंस। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अदर गोल्स क्या होते हैं? अदर गोल्स का मतलब कि जैसे इनकम ही एकमात्र आपका गोल नहीं है ना, आप इनकम के अलावा दूसरे भी फैक्टर्स को कंसीडर करते हो जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो, और इनकम के अलावा दूसरे फैक्टर्स क्या क्या है, तो जैसे आप इनकम के अलावा इसको इसको भी एक महत्वपूर्ण चीज मानते हो कि सेफ्टी है कि नहीं है उस काम में, है ना, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं है, तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम ऑल्सो, तो इनकम के अलावा भी आप दूसरी चीजों को तवज्जो देते हो, महत्व देते हो, तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, तो उनको कहा जाता है इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। अंजलि शर्मा क्लियर हुआ? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब पीडीएस होता है, पीडीएस का मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, यानी कि जो जनता है, ठीक है, तो हर व्यक्ति तो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन हर व्यक्ति का पेट है, हर व्यक्ति को अपना पेट भरण पोषण करना है, हर व्यक्ति को अपना पेट पालना है, तो सरकार ये इंश्योर करती है कि सबको खाना मिल पाए, एक किफायती रेट पे सबको खाना मिल पाए, तो एक किफायती रेट पे सबको खाना मिल पाए, इसके लिए क्या है ना कि सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डेवलप किया है, पीडीएस जिसे कहा जाता है। उस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सरकार क्या करती है, कम दाम पे या सब्सिडाइज रेट पे लोगों को खाना देती है, तो वो पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब सुनो मेरी बात, जैसे अगर हम देखें तो अगर हम इसको समझे तो ये जो पांचों क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन के आंसर मैंने डेवलपमेंट चैप्टर के आपको दिए थे। तो व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम? तो कंट्री की टोटल इनकम को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री के डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज की जाती है। और इनकम वाला क्राइटेरिया किसने दिया है? चैट पे बताओ, हु गेव दी क्राइटेरिया ऑफ पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर कंट्रीज? ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम का क्राइटेरिया किसने दिया है? बताओ। बताओ। वर्ल्ड बैंक ने। वेरी गुड प्रतीक तिवारी,
वर्ल्ड बैंक ने ये क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। तो जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे सारे होमवर्क क्वेश्चन अपने इंक्लूड हो गए, जैसे इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ये भी किसी बच्चे ने भी डाउट में पूछा। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट ऐसा हो जो सस्टेन कर जाए, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में सब खत्म कर देना रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का प्रॉपर डेवलपमेंट हो, दैट इट शुड सस्टेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक रिसोर्सेज चल पाए, उस चीज को अपन सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहेंगे। जैसे अगर हम ग्राउंड वाटर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर को आज यूज कर लिया डेवलपमेंट के नाम पर, पूरा खोखला कर दिया और वो खत्म हो गए, फिर तो वो खत्म हो जाएंगे फिर क्या, ठीक है। तो वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट इस तरह से हो कि वो लंबे समय तक चल पाए, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है। गॉट माय पॉइंट? चलो ठीक है, तो एक गाना मैंने सुन लिया, आंधी बनकर आया हूं, और उसके आगे भी एक कुछ लाइन थी, तो वो घूम रहा है दिमाग में बार बार। डेवलपमेंट चैप्टर हो गया, पावर शेयरिंग पे आ जाओ अब। डेवलपमेंट के मेरे हिसाब से डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, मतलब सबकी डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। मेरे लिए विकास शिक्षा के क्षेत्र में हो सकता है, और किसी और के लिए विकास हो सकता है कि वो करो। लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका बाबू ये होता है, देखो सबसे पहला थंब रूल है, पावर शेयरिंग पे आ जाओ अब। सबसे पहला थंब रूल है, ठीक है, कि जितना नंबर का क्वेश्चन है आपको मिनिमम उतने पॉइंट्स तो लिखना ही होंगे। और लॉन्ग आंसर में क्या आप कर सकते हो, आप बिल्डअप दे सकते हो, एक इंट्रो दे दो, एक कंक्लूजन दे दो, तो इस तरह से आपका आंसर जो लॉन्ग आंसर की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, गाने चला दो। ठीक है, बताओ आगे। मोर एक्यूरेट वे ऑफ मेजरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, जिसमें आप इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरिया को कंसीडर करते हो। अबे हिस्ट्री भी लेंगे, पहले एक एक से चलो ना। पावर शेयरिंग उठाया, अब पावर शेयरिंग बताओ। इज पर कैपिटा इनकम एंड टोटल इनकम दी सेम? पर कैपिटा इनकम और टोटल इनकम सेम है क्या? नहीं, पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम और टोटल इनकम इज जस्ट द कैलमिनेशन ऑफ ऑल द इनकम। सारी इनकम को जोड़ दोगे तो टोटल इनकम मिलेगी, लेकिन पर कैपिटा इनकम क्या है? एवरेज इनकम होती है। ठीक है, चलो चलो चलो, पावर शेयरिंग। श्रीलंका का कंपोजिशन बता दो। श्रीलंका का कंपोजिशन सिंपल है बेटा, ठीक है। सिन्हालाज और तमिल स्पीकर मेजर दो लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है, ठीक है। 18% तमिल है, 74% सिन्हालाज है, ठीक है। और 7% आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्रिश्चियन से, जो तमिल और सिन्हाला दोनों में आ गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो 8% लोग जो है वो अदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ट्राइबल्स हैं ये है। मेजर लैंग्वेज सिन्हाला और तमिल है, और सिन्हालाज अधिकतर बुद्धिस्ट है, और तमिल्स अधिकतर क्या थे? हिंदूज और मुस्लिम्स थे। और 7% क्रिश्चियन है, जो ऑलरेडी इस 92% में इंक्लूडेड थे, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है? पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स का मतलब यह है, सिंपल समझाऊं मैं अगर तुम्हें, तो कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कैसे कि ट्रेडर्स का एक ग्रुप है, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है, स्टूडेंट यूनियंस होती है जैसे। तो वैसे ही क्या होता है ना, कि जब कोई एक ग्रुप एक साथ आता है, जैसे डैम के अगेंस्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला जो ग्रुप था, मेधा पाटकर, ठीक है, उनका जो ग्रुप था, तो उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि वो जाके प्रेशर बनाए गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाए कि ना लाला ना, ठीक है, गवर्नमेंट को एहसास दिलाए कि डैम नहीं बनाना है, डैम से ये नुकसान है, ये वो सारा सब कुछ। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्रिएटिंग प्रेशर ओवर द गवर्नमेंट ना। तो ये प्रेशर ग्रुप्स कहलाते हैं। ब्लैक सॉइल को बेटा
अभी आएंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर पे, तब पूछना ना। मैसेज मुझे सबके दिख रहे हैं। मॉरल रीजन, प्रुडेंशियल रीजन समझा दीजिए। जैसे मैंने बताया था, प्रुडेंशियल का मतलब क्या होता है, समझदारी भरा, कि जिसमें आपको दिख रहा है, लॉजिक है, क्लियर कट समझ में आ रहा है। कि जैसे आपका एग्जाम है और आप सोच रहे हो कि नहीं चिट मिल जाए अगर, तो मैं मोजों के बीच में, जो जूते और मोजे हैं, तो मोजे के अंदर कहीं चिट छुपा लूंगा और पहुंच जाऊंगा और पास हो जाऊंगा। तो ये प्रुडेंशियल रीजन नहीं है, ये समझदारी भरा काम नहीं है। पहली बात तो चिट तुम्हें मिल गई, बना भी ली और पता लगा वो क्वेश्चन नहीं आया, फंस गए। दूसरी चीज क्या होगा कि अगर पकड़ेगा तो मार अलग पड़ेगी। तो प्रुडेंशियल मतलब कि जिसमें समझदारी हो थोड़ी। की समझदारी है कि पेपर है तो चुपचाप पढ़ लो, उल्टे दिमाग मत चलाओ, पढ़ लो। तो ये प्रुडेंशियल हो गया, है ना। अब इसको अगर अपन पावर शेयरिंग में जोड़े तो सिंपल है। अगर आप जैसे देखोगे इसको अगर पावर शेयरिंग में जोड़ने की कोशिश करें तो जो ये है आपका क्या बोलते हैं, पावर शेयर कर दोगे तो मतलब कंट्री के अंदर दो अलग अलग कम्युनिटीज अगर रह रही है, दो अलग अलग ग्रुप के लोग अगर रह रहे हैं, तो वो अलग अलग ग्रुप के लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। पावर शेयर कर दी ना तो एक दूसरे के मारकाट नहीं मचाएंगे, ठीक है, वो प्रेम से रहेंगे। लेकिन अगर आपने पावर शेयर नहीं करी तो ऑब्वियस है कि उनके बीच में टेंशन डेवलप होंगे। तो प्रुडेंशियल रीजन ये है कि इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कंफ्लिक्ट, ठीक है, मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच में कंफ्लिक्ट्स नहीं होंगे अगर आप पावर शेयर कर दोगे तो ये प्रुडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग का। और मॉरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का? मॉरल रीजन पावर शेयरिंग का ये सिंपल चीज है कि अगर आप एक कंट्री को डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो डेमोक्रेसी सिर्फ बोलने से नहीं बनेगी ना। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग तो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, एसेंशियल है। तो बस पावर शेयर कर दो, ये होता है, ठीक है। भैया मैं पागल हो गया हूं, बहुत बढ़िया। चलूं लेके आगरा, तुम्हें घुमा के लाऊं? पागल हो गया हूं। आज जिन जिन का जन्मदिन है उन सभी को जन्म दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे कर दिया तुम्हारा, ठीक है। टेरेनी का मतलब क्या होता है भाऊ? अत्याचार। जब एक समूह दूसरे समूह के ऊपर क्या करता है, अत्याचार करता है, उसे टेरेनी। यार तुम इंग्लिश के वर्ड मुझसे पूछ रहे हो, तो ये डाउट सॉल्विंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता है। डाउट सॉल्विंग का ऑब्जेक्टिव मतलब तुम्हें समझ में आया कि ये ग्रुप पढ़ते पढ़ते हमें यहां ये दिमाग में डाउट उत्पन्न हुआ, तो वो डाउट अच्छे डाउट लगेंगे। हाउ इज हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग मेक्स एवरीवन इक्वल, ऐसे क्वेश्चन पूछो जरा। देखो हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग जो है, ठीक है, मतलब आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी के बीच में पावर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एवरीवन इक्वल कैसे बना देगा ये बता रहा हूं मैं आपको। कि आप ये कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है। सरकार का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, सरकार का मतलब एक पूरा सिस्टम होता है। तो आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव्स है जिनका काम एग्जीक्यूट करना होता है, जुडिशरी है जिनका काम ये जज करना होता है कि लॉ सही बन रहा है कि नहीं, देश सही चल रहा है कि नहीं, लेजिस्लेचर है जिनका काम होता है लॉ बनाना। तो ये पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। और इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से आप क्या क्या इंश्योर करते हो? इस हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से आप ये इंश्योर करते हो कि चीजें स्मूथ चले। कैसे स्मूथ चले चीजें? तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग से आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी एक लेवल को आप आगे या बड़ा नहीं बोल रहे हो, आपने सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इक्वल तवज्जो दिए, सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट को आपने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिए। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है इक्वल, मतलब इसे कहा जाता है क्या कि पावर शेयरिंग जो है, तो पावर शेयरिंग इज मेकिंग एवरीवन इक्वल। समझ गए? ये चीज रहती है। ठीक है। एक्सप्लेन पब्लिक फैसिलिटीज इन 5 मार्क्स। हाँ तो अब अच्छा क्वेश्चन है, पब्लिक फैसिलिटी इन डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन अभी पूछ रहे हो तुम, ठीक है। कि अगर ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाते हैं पब्लिक फैसिलिटीज टाइप के, तो छोटे क्वेश्चन है 5 नंबर में कैसे लिखें? तो ऐसे क्वेश्चन देखो, एक रूल बता रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। कभी कभी स्पेसिफिक क्वेश्चन को जनरल टर्म्स में पूछ लिया जाता है। मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे क्या है, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिया कि 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, तो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, तुम लिखना चालू करोगे तो इतना बड़ा है वो, 2 पेज में है 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग।
तो स्पेसिफिक क्वेश्चन को जनरली पूछ लिया, बस कितने बड़े टॉपिक को एक क्वेश्चन में पूछ लिया, तब आपको बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, तब आपको लाइनें लिखना है बस। जैसे आपने इंट्रो दे दिया, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो है पावर शेयर्ड अमंग हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये चेक्स एंड बैलेंस बनाता है, इससे क्या डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ पावर के डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जा रही है। दूसरा आपको दे दिया क्या कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, जिसमें आपको क्या देखने को मिला, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जाती है, इससे फेडरलिज्म होता है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था आपने, जनरलिस्टिक पॉइंट जो ऊपर ऊपर है वो लिख दिया, यही रूल समझा रहा हूं। और कभी कभी एक जनरलिस्टिक क्वेश्चन को स्पेसिफिक तरीके से पूछा जाता है, जैसे पब्लिक फैसिलिटीज एक्सप्लेन करो 5 नंबर में, मतलब एक जनरल टॉपिक था पब्लिक फैसिलिटी, लेकिन उसको स्पेसिफिकली 5 नंबर में पूछ दिया है, तब क्या लिखें। तो ध्यान रखना, जब आपसे बड़े क्वेश्चन को, मतलब बड़े टॉपिक को छोटे नंबर के लिए पूछ लिया गया, तो आपने क्या करा, ऊपर ऊपर लिख दिया, टू द पॉइंट लिख दिया। जब आपसे एक स्पेसिफिक टॉपिक को जिसपे बहुत ज्यादा लिखा नहीं जा सकता उसको बड़े नंबर में पूछ लिया जाए, तब आपको क्या करना होता है ना, तब आपको उसके इंट्रो कंक्लूजन, उसके आइट साइड की चीजें लिख सकते हो, आपको वो लिवरेज रहता है, उतनी आपको आजादी दी जाती है। तो अब जैसे पब्लिक फैसिलिटीज का इंट्रो बनाओगे सबसे पहले कि पब्लिक फैसिलिटीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन, ठीक है, एंड इट इंश्योर्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये आपने एक डेवलपमेंट चैप्टर पब्लिक फैसिलिटी को कनेक्ट करते हुए एक इंट्रो दे दिया। अब आप बताएंगे कि मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी रिक्वायर टू लिव वेल। मतलब आपने एग्जैक्टली पब्लिक सर्विस बताने से पहले उसका जो जिस तरह से बुक में बताया ना, कि आपने उसका थोड़ा बिल्डअप दिया और फिर पब्लिक फैसिलिटीज को समझाया कि वो सारी फैसिलिटीज जो हम कॉमनली एंजॉय करते हैं, ठीक है। मैं आंसर लिखना सिखा रहा हूं, ये तुम्हें कहीं बाहर ऐसे नहीं मिलेगा कि खुद से पढ़ लिया तो समझ में आ गया। ये वो आर्ट है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चों को सिखाया है, डेवलप किया है ना, तो ये हमेशा दिक्कत रहेगी आंसर की। समझ में आया ये प्रॉब्लम कितने बच्चों को फेस करते हैं कि छोटे टॉपिक को बड़े आंसर में कैसे लिखें। तब आपको उसका बिल्डअप, उसका इंट्रो, ये सारी चीज देना रहती है, आपके पास वो लिवरेज है कि आप आगे पीछे की चीजें लिख सकते हो, ठीक है। चलो समझ में आया। कम्युनिटी गवर्नमेंट का वर्क क्या है देखो, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट पहले इसके क्वेश्चन देख ले एक बार। तो जैसे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका पूछा गया था, ये लिख दिया अपन ने। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम पूछा गया था। 1956 में जो मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी लाए थे, वो वाला एक पॉइंट यहां पे आपका बन जाएगा। फिर उसके बाद में आप क्या देखोगे, और क्या क्या क्वेश्चन थे इस चैप्टर से। बेल्जियम ने कैसे अकोमोडेशन किया, तो चारों चेंजेस जो लाए। पावर शेयरिंग जो है उसके रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपने उसके मॉरल रीजंस लिखना था। मैंने इसमें प्रूडेंशियल भी डाल दिया ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अपन ने लिख दिए। क्लियर हुआ। अब अगर हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पे जाएं, उससे पहले जो बच्चे बहुत सारे कम्युनिटी गवर्नमेंट का पूछ रहे थे क्वेश्चन, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक मिनट बता देता हूं। पेन कहां चलेगी यार, पेन एक तो वो मेरी चिपकने वाली पेन थी तो वो अच्छी यहीं रहती थी, अब वो चिपकने वाली घूम गई ना, तो अरे यार मैं की करूं, पेन घुमा दी। अभी तो थी ना यार अपने पास पेन, पेन कहां हो तुम, अरे यार तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो देखो क्या है कि ये पूरी कंट्री है। अब इस पूरी कंट्री में कुछ फ्रेंच स्पीकिंग लोग यहां रह रहे हैं, कुछ फ्रेंच स्पीकिंग लोग यहां रह रहे हैं, कुछ जर्मन स्पीकिंग लोग यहां रह रहे हैं, कुछ जर्मन स्पीकिंग लोग यहां रह रहे हैं, कुछ डच स्पीकिंग लोग यहां रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं और यहां रह रहे हैं। तो अब लेकिन सारे ही फ्रेंच स्पीकिंग लोग कहीं भी रह रहे हो, उन सब के लिए फ्रेंच भाषा तो महत्वपूर्ण है। तो अब जब फ्रेंच भाषा के ऊपर निर्णय लिया जाएगा, और फ्रेंच भाषा के ऊपर अगर यहां की गवर्नमेंट, यहां की स्टेट गवर्नमेंट निर्णय ले रही है, तो यहां के फ्रांस बोलने वाले लोगों को बुरा लग जाएगा। और मान लो कि डच भाषा के ऊपर यहां की गवर्नमेंट निर्णय ले रही, तो और कहीं रहने वाले डच भाषा बोलने वाले लोग उनको बुरा लग जाएगा। कुल मिला के डच भाषा डच के लोगों, मतलब डच भाषा डच लोगों से जुड़ी हुई, डचीज से, ठीक है। फ्रेंच भाषा फ्रेंच क्या मतलब फ्रेंच भाषा जो है तो फ्रेंच बोलने वाले लोगों से जुड़ी हुई है। तो अब क्या है ना कि बेल्जियम के सामने चैलेंज था कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे डील नहीं हो सकते हैं, ठीक है। फ्रेंच भाषा का क्या करना होगा ये फ्रेंच बोलने वाले जाने। तो इसीलिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे अगर अपन देखें तो एक अकोमोडेशन का सिस्टम क्या लाए थे, एक अकोमोडेशन का सिस्टम ये लाए थे कि उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, ठीक है। उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा कि दिस गवर्नमेंट वाज मेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। वन लैंग्वेज कम्युनिटी मतलब क्या है कि जितने भी
जितने भी डच बोलने वाले लोग हैं, तो सारे डच बोलने वाले लोगों ने मिलके एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली। जितने भी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, उन्होंने सबने मिलके एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली। तो ऐसे एक फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई, एक डच कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई। अब अलग अलग कम्युनिटीज की अलग अलग गवर्नमेंट हो गई। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट्स क्या करती थी पता है? अपने लैंग्वेज, रिलीजन और एजुकेशन से जुड़े मुद्दे जो होंगे, क्योंकि लैंग्वेज का मुद्दा उनका मुद्दा है, उनके एजुकेशन का मुद्दा उनका मुद्दा है, उनके रिलीजन का मुद्दा उनका मुद्दा है, तो उनके लैंग्वेज, रिलीजन और एजुकेशन जुड़े मुद्दों पे वो खुद निर्णय ले। तो ये इस थॉट के साथ में कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई थी। क्लियर हुआ? चलो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे आ जाएं, अगर इसके क्वेश्चन खत्म हो गए हो तो। रेड कलर दिख नहीं रहा है ब्लैक पे, क्या कर दूं तुम्हें? व्हाइट, व्हाइट ले लूं क्या? लेकिन व्हाइट फिर इन पे नहीं चलेगा ना, व्हाइट पे चलाने के लिए रेड चाहिए रहता है। रुको, रेड को थोड़ा अपन शेड बदल देते रेड का। आओ कलर बनाए, लेट अस मिक्स अप दी कलर, ये वाला कलर। स्मॉल टिप पे तो येलो ही रखना है, लार्ज टिप पे कलर बनाते हैं स्टैंडर्ड कलर। ये रेड तो सेम ही है, क्या अलग है? कलर, कलर वाले भैया। ना मित्र ना, लार्ज टिप के लिए हमें कलर चाहिए, तो कलर बनाने पे गए, एडवांस पे गए, ये दिख रहा है क्या? ये और नहीं दिखेगा। चलो यार, क्या खेल लगा रहे हो? पिंक दिखेगा। हाँ पिंक दिखेगा, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे आ जाओ। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जैसे आप देखोगे तो मेंशन 3 प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इनडिस्क्रिमिनेट यूज। तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज से क्या होता है? ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे। ये एक आंसर बना था। एक्सप्लेन दी, ये मैंने पीडीएफ दे चुका हूं और सारे, है ना, चारों चैप्टर के। तो एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, तुमने उसका चैप्टर का कंप्लीट किया है? फ्रेंच राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का अभी नहीं किया होगा, अगर नहीं किया होगा ना चटनी बना दूंगा तुम्हारी। एक्सप्लेन द वेरियस स्टेज ऑफ रिसोर्स प्लानिंग एंड इट्स नीड इन इंडिया। तो आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना, मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट वाल, उसकी नीड क्या है? क्योंकि रिसोर्सेज अनइवनली डेवलप वो है। 6 मेजर टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, सिंपल था, जो प्रॉब्लम थी उनको ही वो करना है। और सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, कोई सी भी सॉइल पे आ सकता है, तो मैंने चार्ट दिया है, उस चार्ट को अपने को फॉलो करना है, ठीक है। आ जाओ, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के कोई अगर डाउट हो तो पूछो। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अगर कुछ डाउट हो तो पूछो। एजेंडा 21 क्या है? नहीं किया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं किया है तो ऐसा बोलना चाहिए, सर सॉरी नहीं कर पाए, है ना, मुंह दिखा दी, बत्ती सी दिखा दी, सामने खड़े होकर बोले नहीं किया। एजेंडा 21 बेसिकली क्या है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मीटिंग की गई थी, ठीक है, मीटिंग कहां की गई थी? रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, है ना। तो जो मीटिंग की गई थी, उस मीटिंग को अलवा मीटिंग कीजिए। मीटिंग करके मिला क्या तुम्हें? तो मीटिंग करके जो मीटिंग का आउटकम निकल के आया ना, वो मीटिंग का आउटकम जो था, उस आउटकम को एजेंडा 21 कहा गया है। मतलब आगे आने वाले मीटिंग के बाद में जो, जैसे आप देखोगे लेट 19th मतलब 20th सेंचुरी के 1991 में जो मीटिंग हुई थी, तो बस अब उनको पता था कि 8-9 साल बाद एक नया युग, नई शताब्दी प्रारंभ होने वाली है। तो उन्होंने यही बोला था कि इस नए युग, नए शताब्दी में हम क्या देख रहे हैं? इस नए युग, नए शताब्दी में हम मीटिंग करेंगे और ये तय करेंगे कि आगे आने वाली 21वीं सदी का एजेंडा क्या होगा, ठीक है, कैसे विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट होगा। तो वो एजेंडा 21 था, ठीक है, वो जो एजेंडा तय किया गया उसे एजेंडा 21 कहा गया है, ठीक। उस 21st सेंचुरी के एजेंडा को एजेंडा 21 कहा गया, समझे। उस एजेंडा 21 का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि कैसे आप
ग्लोबल कॉपरेशन की मदद से क्लाइमेट चेंज मतलब एनवायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी और डिसीजेस को कॉम्बैट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव था, समझ गए? क्लियर हो गया? एलुवियल सॉइल को डीपली डिफाइन कर दो। ठीक है, तो देखो एलुवियल सॉइल क्या है। एलुवियल सॉइल को अगर डीपली डिफाइन करने की बात अब बोली दी इस बच्चे ने, तो अगर आप देखेंगे एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो एलुवियल सॉइल को आप क्या करोगे कि 3 रिवर्स का जो इंटरप्ले है, ठीक है, कौन कौन सी रिवर्स है, तो जैसे इधर आपकी ये चले गई इंडस, इधर आ गई ये गंगा, और इधर से ये घूम के आ गई ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, घूम के आ गई ब्रह्मपुत्रा। तो इन रिवर्स के इंटरप्ले से ये जो एरिया बनता है, इस एरिया में, ठीक है, तीनों रिवर के इंटरप्ले से जो एरिया बनता है, वहां पे क्या है ना, बहुत फर्टाइल सॉइल रिवर वाटर जो अपने साथ लेके आता है। अब ये रिवर वाटर अपने साथ जो फर्टाइल सॉइल लेके आता है, तो इस फर्टाइल सॉइल से आपको क्या देखने को मिलता है, इस फर्टाइल सॉइल से जो पूरा प्लेन एरिया बनता है, उस प्लेन एरिया को कहा जाता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, उस प्लेन एरिया को कहा जाता है एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल की अगर आप सिग्निफिकेंस समझेंगे, तो एलुवियल सॉइल की सिग्निफिकेंस क्या है कि एलुवियल सॉइल जो है, तो एलुवियल सॉइल इज फर्टाइल। ठीक है, एलुवियल सॉइल एग्रीकल्चरली बहुत प्रॉस्परस है, इसीलिए वहां पे आप देखेंगे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। एलुवियल सॉइल के 2 टाइप होते हैं, खादर एक भांगर। ध्यान आया? तो जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे क्या कहा जाता है, खादर, और जो ओल्ड एलुवियल सॉइल है उसे कहा जाता है भांगर, जो पुरानी है। ठीक है, तो ओल्ड एलुवियल सॉइल को कहा जाता है भांगर। तो ये खादर, भांगर, ये सारी चीजें हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो और बताओ। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि लैंड की क्वालिटी का डिग्रेड होना, और वो क्यों हो रहा है, तो मल्टीपल रीजन अपन ने देखे लैंड डिग्रेडेशन के। लैंड डिग्रेडेशन के एक नहीं अनेक रीजन थे कि लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया कि डिफॉरेस्टेशन एक कारण है, माइनिंग एक कारण है, ओवर इरिगेशन एक कारण है, तो ओवर ग्रेजिंग एक कारण है। ठीक है, तो ये लैंड डिग्रेडेशन है कि लैंड की क्वालिटी जो है खराब हो रही है, उस पर आप और खेती नहीं कर सकते हो। कॉन्टोर प्लगिंग और शीट इरोजन क्या होता है, तो कॉन्टोर प्लगिंग की अगर बात करें, ठीक है, कॉन्टोर प्लगिंग और ठीक है, कॉन्टोर प्लगिंग और शीट इरोजन। तो कॉन्टोर प्लगिंग बेसिकली क्या है कि जैसे ये पहाड़ है, समझना अच्छे से। अब इस पहाड़ पे ट्रैक्टर अगर आप ऐसा चलाओगे, ठीक है, ये ट्रैक्टर है, तो अब ये ट्रैक्टर अगर ऐसे चलेगा इस पहाड़ पे, तो क्या होगा ना कि, और ट्रैक्टर चलाना नहीं है, मतलब ट्रैक्टर के पीछे आपने कल्टीवेटर लगा दिया। कल्टीवेटर जानते हो ना, जो जमीन को कल्टीवेट करता है, खोदते हुए ले जाता है। तो मैंने ना बचपन में बहुत ट्रैक्टर खेला है यार। मुझे ट्रैक्टर, पापा मेनू ट्रैक्टर चाहिए। ट्रैक्टर देखते से मुझे बहुत ऐसा बहुत अच्छा सा लग जाता है कि वाह ट्रैक्टर। आज भी मैं बता रहा हूं, मुझे फैसिनेट अगर कुछ करता है ना। मैं भी आ रहा था रास्ते में, तो एक कोई नई कंपनी का ट्रैक्टर दिख गया हो, जो मैं जिसे नहीं जानता हूं, मुझे नई कंपनी का ट्रैक्टर दिख गया, तो मैंने गाड़ी ओवरटेक करके उसके बराबर में लाया। मैंने उसको एक देखा ऐसा एक नजर कि कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर, ये नया मॉडल कहां से आ गया। अब वो ट्रैक्टर में कहां चलाऊं, मैं छत पे चला दूं क्या मेरे ट्रैक्टर, लेकिन नहीं, मुझे ट्रैक्टर का बहुत मजा आता है ट्रैक्टर देखे। मैंने बचपन में खूब ट्रैक्टर खेले हैं। क्या होता था, मुझे एक प्राइज भी मिला एक बार, पता है तुम्हें? एक बार क्या हुआ था, हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा था। देखो मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ। आई डोंट नो कि हु विल रिलेट विद दिस और नॉट, लेकिन व्हाट आर इन्वेंशंस? इन्वेंशंस आर केयरफुल इंस्पिरेशन ऑफ योर सराउंडिंग। जैसे जैसे जोहान गुटेनबर्ग की अगर हम बात करें, एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं, आ गई है दिमाग में तो बताता जा रहा हूं मैं तुम्हें। जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तो वो प्रिंटिंग प्रेस जोहान गुटेनबर्ग ने ऐसे ही नहीं बना दी,
जोहान गुटेनबर्ग ने क्या देखा, वो जहां पला बड़ा था उसने क्या देखा था, उसके पापा की ऑलिव प्रेस थी, इस तरह से ऑलिव प्रेस चलती थी उनकी, ठीक है। तो उसको ये समझ में आया कि हाँ चीजों को ऐसे प्रेस करते तो नीचे इंप्रिंट आता है, ऐसा जो भी है, ठीक है। और फिर वो गोल्डस्मिथ था, तो वो छोटे छोटे नक्काशी करना जानता था, ऑर्नामेंट्स बनाना जानता था, तो उसने वही बारीकी से लेटर भी बना दिए, उसी बारीकी के साथ में जैसे वो गहने बनाता था वैसी बारीकी से उसने लेटर बना दिए ABCD, है ना। तो आपकी जो सराउंडिंग है उसको अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो उस ऑब्जर्वेशन से इनोवेशन निकल के आता है। तो जैसे क्या है ना कि मैं गांव जाता था, तो हमारे वहां गांव में क्या होता था ना कि लाल दंत मंजन का एक डब्बा होता था। वो लाल दंत मंजन का जो डब्बा होता था उसमें लाल दंत मंजन तो खाली हो जाता था, डब्बा खाली रहता था। कोलगेट का भी पहले एक टीन का डब्बा आता था। तो बच्चे क्या करते थे ना, बच्चे उन डब्बों में छेद करके टायर लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली बना के खेलते थे। मैं भी उनके साथ वैसे ही खेलता था। फिर और बच्चे, स्मार्ट बच्चे कैसे आए, तो वो ऐसी सेटिंग करते थे, डब्बा काट पीट के जो 2 सिरिंज आती ना, इंजेक्शन जो आते हैं, उन इंजेक्शन में बीच में IV सेट का जो पाइप आता, पाइप जोड़ लेते थे। इधर से पानी भर के उस सिरिंज में इधर दबाएंगे तो वो इधर से जो सिरिंज है वो पिस्टन की तरह पीछे उठती थी। जैसे इंजन का एक पिस्टन होता ना, तो ऐसे पिस्टन पीछे उठेगा, क्यों, क्योंकि इधर से वाटर प्रेशर जाएगा तो उधर वाला जो सिरिंज है खाली था उसके अंदर पानी फिल होगा और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ निकलेगा, एक हाइड्रोलिक की तरह, है ना, हाइड्रोलिक की तरह। तो बच्चे क्या करते थे कि वैसे ट्रैक्टर बना लिया एक, या फिर ट्रैक्टर मार्केट से रेडीमेड खरीद लिया, लेकिन ट्रॉली के लिए वो जो मंजन का डब्बा होता था उसके नीचे एक फ्रेम लगा के और वो इंजेक्शन को उल्टा रख देते थे और फिर इधर से प्रेशर मार देते तो वो पिस्टन पीछे से ऊंचा होता था, वो ऐसे डब्बा भी ऊपर हो जाता था। तो मतलब ट्रॉली जो है तो आपकी हाइड्रोलिक हो गई, ठीक। अब ये मैंने देख लिया। अब क्या हुआ कि हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन था, तो मैंने साइंस एग्जीबिशन में मॉडल क्या बनाया, थर्माकोल का पूरा सिस्टम बनाया, नीचे इंजन उसमें वो इंजेक्शन सेट किया, इंजेक्शन सेट करके और एक ट्रैक्टर बना लिया और फिर इधर एक इंजेक्शन हाथ में था, इधर से प्रेशर मारता था, उसकी ट्रॉली ऊपर हो जाती थी। और मैंने मॉडल बना दिया साइंस का, यूज ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है, इन हाइड्रोलिक्स, और मुझे प्राइज मिल गया उस चीज का। तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, काउंटर प्लगिंग बताते बताते कहां पहुंच गया। बट द थिंग इज, जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि इन्वेंशंस आर नॉट कि ऐसा जो आदमी बहुत ब्लू चिप माइंड होगा या फिर जिसको बहुत नॉलेज होगा वही कुछ कर पाएगा। अगर आप चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, अपनी सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन के साथ ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, तो बिलीव मी, यू पीपल आर गोइंग टू एक्सेल इन योर लाइफ। आज कंपटीशन है ही नहीं, लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड है कि वो फोकस ही नहीं कर पाते हैं। अगर आप फोकस करना ही सीख गए ना तो आप जीवन में बहुत कुछ कर जाओगे। तो फोकस करना सीखो बस। सोशल के पीरियड में फिजिक्स सिखा दी। चलो, अब हाँ, कॉन्ट्रोल प्लगिंग बता रहे थे मैं तुम्हें। कॉन्ट्रोल प्लगिंग में क्या होता है बाबू, तो कॉन्ट्रोल प्लगिंग की अगर हम बात करें ना, तो कॉन्ट्रोल प्लगिंग में आपको क्या देखने को मिलता है कि जैसे ये ट्रैक्टर चल रहा है ऊपर, तो अब क्या होगा ना कि आपने ऐसे अगर स्लोप किया, तो अगर ऐसा स्लोप है और ऐसे ही फार्मिंग कर दी, सॉइल को आपने लूज कर दिया, और ऊपर से जब पानी आएगा तो पानी क्या है, मिट्टी को बहा के ले जाएगा। तो इफ यू आर स्लोइंग along with if you are flowing along with the slope, ठीक है, जो स्लोप है उसी के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो मिट्टी बहने के, उड़ने के चांसेस हैं। इसीलिए क्या है कि आपको कॉन्टोर्स बना के फ्लो करना चाहिए। कॉन्टोर्स बना के फ्लो मतलब क्या करना चाहिए, तो जैसे अगर स्लोप ये है तो आप ऐसे ट्रैक्टर चलाओ आपका, ठीक है, तो आप ट्रैक्टर ऐसे चलाओ, ठीक है, ऐसे ट्रैक्टर चलाओ, ऐसे ट्रैक्टर चलाओ। तो इससे क्या रहेगा कि स्लोप ऐसा है और आपने ऐसे फसल लगाई है, तो फसल का डायरेक्शन और स्लोप का डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, ठीक है, जिसके कारण क्या है, मिट्टी बह के नहीं जाएगी, ठीक है, पानी बह के नहीं जाएगा। तो ये कॉन्ट्रोल प्लगिंग हो गई। और एक और चीज की उस बच्चे ने क्या पूछी थी यार, ठीक है, जियो में इतने सारे टेबल है, याद नहीं है। अबे ज्योग्राफी में जो इतने सारे टेबल है, तो मैंने तुम्हें हैक्स बताए हैं, ध्यान है कि अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ बेसिस पकड़ना है। अपने को सिर्फ बेसिस पकड़ना है कि एलिवल सॉइल, तो उसमें क्या क्या बेसिस है, कौन से एरिया में क्या कंटेन है, उसका एक्स फैक्टर क्या है, कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, हर सॉइल को ऐसे याद रखना है। टेरेस फार्मिंग क्या है, टेरेस फार्मिंग भी जैसे अगर आप देखोगे तो टेरेस फार्मिंग भी सिंपल है कि आप पहाड़ पे सीधे खेती ना करते हुए, पहाड़ को क्या करते हो, पहाड़ में आप कटआउट्स क्रिएट करते हो, ऐसे पहाड़ के स्लोप में ऐसे कटआउट्स क्रिएट करते हो, ये, ठीक है, और इन जगह पे खेती करोगे आप। ये जो आपने प्लेन बनाया ना, इन प्लेन्स पे अब आप खेती करोगे, ठीक है,
इन प्लेन्स पे आप खेती करोगे, ठीक है। चीकू चीकू बेटा क्या डाउट है तुम्हारा, बताओ, समझ गए? क्लब ऑफ रोम क्या है? क्लब ऑफ रोम जो है, तो क्लब ऑफ रोम की अगर हम बात करें तो क्लब ऑफ रोम वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्यू कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कुछ जो कंजर्वेशनिस्ट जो थे, सॉरी कंजर्वेटिव बोल रहा हूं, कुछ कंजर्वेशनिस्ट जो थे, जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे थे, तो उनका एक ग्रुप था। खादर इज मोर फर्टाइल, ठीक है। मेरे को लगता है टेरेस की फार्मिंग टेरेस पे जाके करते थे, कोई बात नहीं। हिस्ट्री का चैप्टर एक बार रैपिड रिवाइज करवा दीजिए, अभी चलो हिस्ट्री पे आ रहे हैं, तो ये क्लियर हुआ। अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बस 10-15 मिनट, लास्ट चैप्टर 10-15 मिनट और लेते हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में अपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई लोगों के बीच में, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो सारे पॉइंट की न्यू फ्रेंच फ्लैग सेलेक्ट किया, स्टेट जनरल को रिप्लेस करके नेशनल असेंबली बना दी, ठीक है, हिम्स वर कंपोज, मैट्रिक्स वर कमोमरेटेड, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट लाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन को उन्होंने प्रमोट, फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया, ये सारा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। नेपोलिक कोड ऑफ 1804 क्या है? तो नेपोलिक कोड ऑफ 1804 की अगर बात करें अपन, तो नेपोलिक कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन ने जो चेंजेस लाया वो, तो मैंने जो जो क्वेश्चन दिए थे ना, वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड करता चले गया हूं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड करता चले गया हूं। एक्सप्लेन ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना को एक्सप्लेन करो, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना को एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क, ऑटोमन बिस्मार्क ने इटालियन यूनिफिकेशन में क्या रोल प्ले किया, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे जर्मनी और इटली, इनका यूनिफिकेशन वगैरह वाली जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी, वो ये ट्रीटी ऑफ वियना के सारे पॉइंटर्स यहां आ गए कि ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या पार्ट थे, ठीक है। और एमसीक्यूज भी दिए थे, तो उन एमसीक्यूज के आंसर, एमसीक्यूज मैंने शायद तुम्हें इसी चैप्टर से देना शुरू करे ना, तो एमसीक्यूज के आंसर भी है, जो होमवर्क क्वेश्चन एमसीक्यूज जा रहे हैं ना कुछ कुछ, तो उन होमवर्क क्वेश्चन के एमसीक्यूज के आंसर भी इसमें आ गए। चलो, हाँ, अब इसमें कुछ डाउट है तो बताओ, बताइए। मतलब पीडीएफ आपको मिल, जैसे आज अगर कोई चैप्टर करवाया मैंने, जैसे अब अपन कल चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स का, है ना, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो अगर जो चैप्टर मैंने आपको करवाया, उस चैप्टर को करने के बाद में आपको एक दिन का समय रहेगा, अगले दिन की क्लास के बाद में पीडीएफ मिलेगा, अगले दिन की क्लास के बाद में पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और जर्मनी करवा दो प्लीज, लाओ आज दोनों देश का यूनिफिकेशन करवा देता हूं, क्रेडिट मत देना, क्रेडिट मत देना, लेकिन मैं करवा देता हूं, ठीक है। तो इटालियन यूनिफिकेशन की अगर बात करें ना, समझना, मैप पे बता दूंगा तो आसान रहेगा। जैसे ये इटली था मान लो, ठीक है, कुत्ते की हड्डी की तरह दिखता है, सॉरी इटली, लेकिन जैसा है। तो इटली में क्या है ना, कि इटली में जैसे जो सार्देनिया पेडेमोंट वाला जो रीजन था, ये सार्देनिया पेडेमोंट वाला जो रीजन था, यही रीजन सिर्फ उनके अंडर में था, मतलब खुद राजा के पास में था। बाकी नॉर्थ का पार्ट जो है किसने रख के रखा था, ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर में था। साउथ का पार्ट जो है बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ स्पेन के अंडर में था। तो अब इसको यूनिफाई करना था, और सेंट्रल का पार्ट जो था पेपल, मतलब ये पोप वगैरह के पास में था। अब यूनिफाई करना था, तो पहले तो गुजिपी मजीनी ने प्रयास किया, 4 लोगों का कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है कि गुजिपी मजीनी ने सीक्रेट सोसाइटीज वगैरह बनाई और यूनिफिकेशन के लिए मुद्दा उठाया, लेकिन वो यूनिफाई कर नहीं पाया। तो फिर क्या है, जो राजा था विक्टर इमैनुअल II, उसने ये देखा कि अगर यूनिफाइड इटली रहेगा तो उसके पास ज्यादा पावर रहेगी, तो उसने जिम्मेदारी दी अपने चीफ मिनिस्टर कैवियोर को। कैवियोर ने फ्रांस की मदद से इन ऑस्ट्रियंस को हटा दिया, ठीक है। कैवियोर ने क्या करा, फ्रांस की मदद से कैवियोर ने, ठीक है, काउंट डी कैमिलियो कैवियोर, ठीक है, तो कैवियोर इनका चीफ मिनिस्टर था। इसने टेक्टफुल रिलेशन के साथ फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को नॉर्थ से हटाया, नॉर्थ इटली को आजाद किया।
साउथ में क्या है, साउथ में स्पेन के बॉर्बन डायनेस्टी को हटाने का काम किया किसने, गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी जो है, गुजिपी गैरिबाल्डी, उसने पीजेंट्स वगैरह की मदद लेके साउथ को आजाद करवाया। और नॉर्थ के रूलर्स भी चले गए, साउथ के रूलर्स भी, ये आजू बाजू मार पड़ रही थी तो सेंटर वाले ऐसे ही बोलते हैं भैया 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 मारना मत, हम तो खुद ही मिल जाएंगे। और इस तरह से 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ और तिलक लगा के विक्टर एमेनुअल II को वहां का राजा घोषित किया गया। तो ऐसे हुआ था इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट। ठीक है। ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्यों कहते हैं, देखो उसका स्ट्रेंज केस इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन में क्या हुआ था ना बाबू, ब्रिटेन में बहुत ज्यादा मारधाड़ नहीं हुई थी जैसे यहां हो रही थी जर्मनी के केस में और इटली के केस में। और देखो मुझे अच्छा लगेगा आप स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन पूछ के आओ कि ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्यों है, ठीक है, रादर देन आप पूरे पूरे टॉपिक बोलो, क्योंकि पूरे पूरे टॉपिक तो हमने पढ़े थे। ठीक है। इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में डाउट था? इस वाले पीडीएफ की होमवर्क वाली पीडीएफ नहीं मिली है, आज तो तुम्हें करना था ना, क्लास के बाद मिला करेगी। मतलब आज जो चैप्टर हुआ 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे तक चैप्टर कंप्लीट होगा, तो जो बीते हुए कल में चैप्टर होता है उसका पीडीएफ उस क्लास के बाद मिलेगा। क्लास के पहले क्यों दे दूं? ओहे बड़े, ठीक है। बताओ कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो। आपको सबके मैसेज दिख रहे हैं, इतनी देर से पूछ रहे हैं नेशनल और पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस क्या है। सॉरी प्रताप, तुम इतनी देर पहले बता दिया तब सो रहे थे क्या? नेशनल इनकम कंट्री की टोटल इनकम है, सबकी इनकम मिला दी तो नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम कंट्री के हर एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम है। ठीक है। ज़ोल्वेरिन वाला टॉपिक समझा दो। देखो बाबू सानिया, क्या हुआ कि जब लिबरल नेशनलिज्म का दौर था, जब ये चल रहा था ना कि कंट्रीज जो है तो इकोनॉमिकली फ्री होना चाहिए, किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, ट्रेड और फ्रीडम की आजादी होना चाहिए उनको। ठीक है। तो इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म की लहर में, क्या होता है, इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म की लहर में आपको ये देखने को मिलता है कि यूनिफाइड टेरिटरी चाह रहे थे, वो इकोनॉमिक टेरिटरी चाह रहे थे जहां पे बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के ट्रेड फ्रीली कर सके लोग। और क्योंकि पहले क्या होता था ना कि एक जगह से अगर चलना शुरू करता आदमी, तो अगर मान लो ये यहां से इसको यहां तक जाना है, ठीक है, तो छोटी छोटी टेरिटरीज होती थी, तो यहां से एक बार टैक्स दो, 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 तो ऐसे टैक्स बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। और यूनिफाइड टेरिटरी की अगर बात करें, इसकी यूनिफिकेशन ऑफ ज़ोल्वेरिन की बात करें, तो ज़ोल्वेरिन मतलब क्या है कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक यूनिट बनाने की बात की गई, जिसमें यूनिफाइड इकोनॉमिक यूनिट बनाने की बात की गई, जिसमें पूरी जो टेरिटरी है ना उसको एक टेरिटरी बना दिया जाए, भले ही कंट्री एक ना हो, लेकिन यहां से यहां तक के अंदर में, यहां से आप यहां जाओगे तो एक बार ही टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे कितना फायदा होगा, समझ में आ रहा है? कितना फायदा होगा कि चीजों की कीमत नहीं बढ़ेगी, बार बार टैक्स नहीं लगेंगे। ठीक है। तो ये दिस वाज द सिस्टम ऑफ ज़ोल्वेरिन कि प्रूशिया ने इनिशिएटिव लेके ऐसे ही क्या किया, एक कॉन्फेडरेशन बनाई जहां पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी कि अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अलग अलग जगह अलग अलग करेंसीज थी, तो बहुत सारी करेंसीज को हटा के सिर्फ 2 करेंसीज रखी कि 2 करेंसी चलेगी। तो ज़ोल्वेरिन वाज वन सच इनिशिएटिव ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ठीक है। क्लियर हुआ? वाई वी नीड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल चाहिए चेक्स एंड बैलेंस बनाने के लिए, और वर्टिकल पावर शेयरिंग चाहिए अपने को फेडरलिज्म इंश्योर करने के लिए। कैवियोर की इंफॉर्मेशन जो बुक में दी इंपॉर्टेंट है ना, एज सच नॉट। ठीक है। वर्ल्ड बैंक से कुछ लिमिट्स है कंपैरिजन के ऑन डॉलर, वो वाली लिमिट्स बता दो। देखो अगर आप क्या करते हो, कंट्रीज को कंपेयर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम, तो आपको एवरेज इनकम मिलेगी, लेकिन एवरेजेस आर नॉट द रियलिटी। वो छोटू भैया वाली कहानी सुनाई थी ना कि आप एवरेज से हकीकत नहीं पता लगा सकते हो। एवरेजेस सब, जैसे आप एवरेज इनकम बोल रहे हैं कि सब, मान लो एवरेज इनकम क्या है कि सब 10,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2,000 रुपए कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 1,00,000 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन जब एवरेज आउट किया तो सबको 10,000 मिल गए। तो एवरेजेस जो है गुड फॉर कंपैरिजन बट एक्चुअली दे डू नॉट शो द रियलिटी। ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है? देखो तो ग्रीस जो कंट्री था उसके लिए क्या है, यूरोप में सेंटिमेंट्स थे कि यार हमारी कार्डल ऑफ सिविलाइजेशन है, कि हमारा कह सकते हैं ना कि हम उत्पन्न यहां से हुए, लेकिन अब वो ग्रीस एक मुस्लिम एम्पायर के अंडर में चले गया था।
तो पीपल वर फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला लंबे समय तक, अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे लॉर्ड बायरन ने पार्टिसिपेट किया। एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑटोमन एम्पायर से ग्रीस को आजाद किया गया। तो जब ग्रीस को आजादी दिलाई तो उस आजादी के टाइम पे जो एग्रीमेंट साइन हुआ, तो उस एग्रीमेंट को ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोला गया। ठीक है, फ्रैंकफर्ट गवर्नमेंट समझा दो। फ्रैंकफर्ट गवर्नमेंट में बता रहा हूं क्या है, तुम्हें ध्यान हो तो 1848 में, ठीक है, 1848 में जैसे फ्रांस में पुअर पीपल आल्सो हैड अ रिवॉल्ट, हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट वाला, तो उनको देख के जर्मनी के जो अमीर लोग थे, लिबरल लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बोला अरे वाह, पुअर पीपल ऑफ फ्रांस आर हैविंग रिवॉल्ट, दे आर थ्रोइंग देयर किंग लाइक फुटबॉल, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा कर लें। क्योंकि जर्मनी में भी क्या था, ऑटोक्रेसी थी, राजा जो था तो अपना दबदबा जमा के बैठा था। तो अब जर्मनी में भी राजा अपना दबदबा जमा के जब बैठा था, तो इसी के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि जर्मन पीपल, जर्मन लिबरल पीपल जो थे, दे वेंट टू दी फ्रैंकफर्ट। ठीक है, फ्रैंकफर्ट क्या है, फ्रैंकफर्ट शहर है। फ्रैंकफर्ट शहर में जाते हैं सेंट पॉल चर्च में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके जाते हैं कि राजा जी, ठीक है, ये लो कॉन्स्टिट्यूशन। बट द किंग रिजेक्टेड, फेडरिक विल्हेम फोर राजा था उस समय, तो किंग रिजेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन उस समय पर जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग जर्मनी के इकट्ठे हुए थे, तो उन्हीं को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। समझ में आया, उन्हीं को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा गया। पता, मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे तुमने पढ़ लिया ना, तुम्हें कहानी समझ में आ गई, तो वो कहानी सुनाया करो, मम्मी को पकड़ के सुना दिया करो, मम्मी सुनो मेरी बात। एक आदमी था फ्रेडरिक विल्हेम फोर, वो जो था ना, तो वो चाहता ही नहीं था कि उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बांध पाए, इसीलिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्ट कर दिया। तो अब क्या है, तुम्हारी मम्मी तुम्हें रिवाइज भी करवाती रहेगी, और तुम्हें तुम्हारे कॉन्सेप्ट सॉलिड हो जाएंगे। ऐसे कहानी की तरह उसको रिवाइज करके सुनाना, डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है इंडिया की, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जो कोयले से बिजली बनाने वाले प्लांट्स होते हैं ना, वो। प्रशांत भैया की क्लास में हमला करके अप्पू हाथी से रेड करके अप्पू हाथी से हमला करो। ठीक है, अप्पू हाथी से हमला करूंगा एक दिन। ठीक है, अरे यार समस्या ये है ना, ये एयरपोर्ट वाले छुड़ा लेते हैं गन वन, ऐसी चीजों, समझे। बाल्कन टेंशन का सोर्स क्यों था, क्योंकि बाल्कन रीजन में जब कंट्रीज आजाद हो रहे थे ना, तो वो आपस में लड़ रहे थे, और वो वहां तक लड़ रहे थे, मतलब आपस में लड़ रहे थे वहां तक ठीक था, लेकिन उनकी लड़ाई में मेजर पावर्स भी इंक्लूड हो गए थे। ठीक है, मेजर पावर्स जैसे ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, जर्मनी। नोट में से आंसर लिख सकते हैं या सिर्फ अटेम्प्ट करना है। अबे देख के लिखोगे तो सीखोगे क्या, वो तो तुम्हें सिर्फ रेफरेंस के लिए कि ये पॉइंट्स लिखना थे आंसर में, बाकी कोशिश करो अपने मन से लिखो। मेरे बर्थडे में अप्पू हाथी गिफ्ट कर देना प्लीज। ओके, चलो, बाल्कन टेंशन समझा दिया। क्लियर हुआ। मै मैरियन और जर्मेनिया क्या है, मैरियन वॉज दी फीमेल एलिगरी ऑफ फ्रांस। एलिगरी मतलब क्या है कि फ्रांस में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना, तो उन्होंने फ्रांस के फ्रीडम स्ट्रगल को, लिबर्टी और इक्वालिटी को मैरियन के बूथ के साथ में, मतलब बूथ यानी कि वो स्टैचू के साथ में कनेक्ट किया था, तो वो मैरियन हो गया। और फीमेल एलिगरी ऑफ जर्मनी वॉज जर्मेनिया। तो वैसे ही जर्मनी में जो जर्मनी के हीरोइज्म को, जर्मन कल्चर को दर्शाती हुई थी, वो उनकी जर्मेनिया माता थी। ठीक है, इमेजिनरी कैरेक्टर है। नेक्स्ट बर्थडे आपका है, हाँ अभी अभी समय है बेटा, 4 जनवरी में अभी बहुत समय है, अभी पढ़ लो, जब तक सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा 4 जनवरी तक। ठीक है, चलो गाइस, टाइम अप, क्लास ओवर। अच्छा, प्रोटेस्टेंट कौन थे, तो जैसे क्रिश्चियन थे, तो क्रिश्चियनिटी में ना दो ग्रुप है, दो सेक्ट है, दो पंथ है अलग अलग, एक कैथोलिक्स है, एक प्रोटेस्टेंट है। जब प्रिंट कल्चर चैप्टर पढ़ेंगे तब और बताऊंगा। तो कैथोलिक्स मतलब जो पुराने चर्चेस वगैरह में विश्वास रखने वाले, और प्रोटेस्टेंट्स मतलब क्या है कि 15th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी के अंदर से एक धड़ा, एक विंग अलग निकल के आया, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए। ठीक है, वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए।
क्लियर हुआ? स्टडी एट अल्फा थॉइड चैनल पकड़ते हैं, रुक जाओ जरा इसको।